हेलो चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स के वेक्टर का मतलब अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई कंपोनेंट, जब मान लो वेक्टर जो हो वो कंपोनेंट के टर्म्स में उसे कैसे ऐड किया जाता है, उसे कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट कैसे होती है, मतलब कैसे उसके क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कि भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, कंपोनेंट होगा। ठीक है, एडिशन एंड subtraction, addition and subtraction of vector in terms of component। ठीक है, तो ये क्या मतलब, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, ये वैसे मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। जब मैंने आपको मान लो पोजीशन वेक्टर समझाया था या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाया था, उसमें समझाया था कि भाई क्या मतलब होता है कंपोनेंट का। चलो थोड़ा सा फिर से इसको समझते हैं, फिर अच्छे तरीके से बातें क्या आएंगी, समझ आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मान लो कि आप कार्टेशियन यहाँ पे क्या बनाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए। तो जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं तो मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर बनाया ना, पोजीशन वेक्टर, मान लो ये सेंटर हो गया, ये पी हो गया, और पी पॉइंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस में, तो सर हमें पता है कि भाई स्पेस में एक्चुअल में क्या होता है, मान लो जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो भी बंदा होगा वो उसके तीन डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इसे जनरली हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई और जेड लिखते हैं स्पेस में। ये तो मैंने प्लेन पे बनाया, प्लेन का मतलब तो समझते हो कि भाई व्हाइट बोर्ड पे बनाया। अगर मान लो कि भाई ये वाला पॉइंट यहां पर होता तो यहां पर होता, तो इसे स्पेसिफाई करने के लिए तीन हमें डिस्टेंस चाहिए होते हैं। जैसे अपनी कमरे के नुक्कड़ देखो, वहां से यहां से भी इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, वो इस नुक्कड़ से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ऊपर की तरफ भी इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट को मेजर करने के लिए तीन डायरेक्शन की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो जब मान लो तीन डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो मैंने पीछे भी समझाया था कि भाई कैसे, मुझे पता है सर कि भाई ये पॉइंट मान लो एक्स, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं, इसे जेड एक्सिस कह देते हैं, मान लो लिख तो कहीं भी सकते हैं, बट हम मानते हैं कि भाई एक्स वाई मान लो ये हो गया, जेड क्या हो गया, ये हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला पॉइंट जो पी पॉइंट है, ये मान लो एक्स ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना दूर है, एक्स दूर है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर वेक्टर में लिखना हो तो फिर एक्स वेक्टर को कैसे लिखते थे, मैंने ये भी आपको पता है कि भाई वेक्टर लिखना हो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, उसके बाद क्या लिखते हैं, डायरेक्शन लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है ये, तो मुझे पता है सर एक्स डायरेक्शन में हम कौन से यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आई कैप। तो यहाँ पर एक्स आई कैप लिख देंगे, और इधर लिखेंगे वाई डायरेक्शन में इसका कितना डिस्टेंस है, मान लो वाई है, तो फिर इधर क्या लिख देंगे, वाई जे कैप लिख देंगे, और जेड डायरेक्शन में इसका कितना डिस्टेंस है, जेड है, और उसके साथ क्या लिख देंगे, के कैप लिख देंगे। तो मुझे पता है सर एक्चुअल में ये क्या बन रहा है, ये तीनों वेक्टर का क्या बन रहा है, रिजल्टेंट बन रहा है, जो हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा। पैरेललोग्राम लॉ यही तो होता था कि जब भी कभी दो वेक्टर है ना, वो तो चलो दो वेक्टर की बात है, मान लो ये दो वेक्टर है, तो इनका ये क्या बन रहा है, रिजल्टेंट बन रहा है। एक्चुअल में दो वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं बन रहा, ये तीनों वेक्टर का क्या बन रहा है, रिजल्टेंट बन रहा है। ये एक्चुअल में तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो सर रिजल्टेंट को कैसे लिखते थे, ये एक्चुअल में क्या है, ये इन तीनों की प्लस ही तो है, इन तीनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर बन जाएगा, इसके बराबर बन जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है कि भाई इसमें तीनों कंपोनेंट क्या है, प्रेजेंट है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, और इन तीनों को अगर ऐड करें, है ना, जैसे हमने मान लो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा कि भाई इस वेक्टर को हमने तोड़ दिया, एक ये कंपोनेंट में, एक ये कंपोनेंट में, एक ये कंपोनेंट में। अब जब इनको हम वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, इसका रिजल्ट फिर से किसके बराबर होगा, पी वेक्टर के बराबर होगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई पी वेक्टर को अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिखता हूं, एक्स आई कैप, है ना, मतलब ये इन तीनों का रिजल्टेंट है। तो तीनों के रिजल्टेंट को कैसे, मान लो इसका पहला वेक्टर प्लस क्या होएगा, दूसरा वेक्टर प्लस क्या होएगा, तीसरा वेक्टर होएगा। तो एक्चुअल में जब भी कभी मान लो क्या है, वेक्टर को लिखा जाता है, थ्री डायमेंशनली लिखा जाता है, तो ऐसे क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्योंकि हमें पता है कि भाई वेक्टर मैक्सिमम कितनी डायरेक्शन में प्रेजेंट हो सकता है, तीन डायरेक्शन में, या तो एक्स में हो सकता है, या वाई में हो सकता है, या जेड डायरेक्शन में प्रेजेंट हो सकता है। तो यही मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कि मैक्सिममली वेक्टर कितनी डायरेक्शन में प्रेजेंट, तीन, तो उसके कितने कंपोनेंट हो गए, एक इस डायरेक्शन में हो गया, एक
एक इस डायरेक्शन में हो गया, एक इस डायरेक्शन में। ये एक्चुअल में क्या होता है, इन तीनों का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो अगर ये तीनों का रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट को हम कैसे लिखते थे सर, वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। इसकी पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर प्लस तीसरा वेक्टर, तीनों की वेक्टर एडिशन करेंगे तो वो क्या आएगा, इस वेक्टर के क्या आएगा बराबर, क्योंकि हमने क्या किया, इस वेक्टर को स्प्लिट कर दिया तीन कंपोनेंट में। तो मुझे पता है सर, हमने रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर भी पढ़ लिया है कि भाई जब स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करके तीनों वेक्टर को ऐड करेंगे, जितने भी वेक्टर में स्प्लिट किया उनको ऐड करेंगे, वो एक्चुअल में किसके बराबर आता है, उसी वेक्टर के बराबर आता है जिसे हमने क्या किया, स्प्लिट किया। ठीक है, तो ये ऐसे क्या है, किसी वेक्टर को लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ऐसे लिखा। अगर मान लो कि भाई हम जनरली कैसे लिखते हैं, मान लो ए वेक्टर, तो मुझे समझ आया कि भाई ए वेक्टर लिखना है तो इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट, तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप लिख देते हैं, ए के पैरों में एक्स डाल देते हैं, ए एक्स आई कैप लिखते हैं हम कई बार। यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए वाई जे कैप हो गया, ए जेड क्या हो गया आपका, के कैप हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो जो वेक्टर है वो तीन डायरेक्शन में मतलब प्रेजेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में एक्स का वेक्टर लिख लिया, वाई का वेक्टर लिख लिया, जेड का क्या लिख लिया, वेक्टर लिख लिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। या मान लो वेक्टर कितनी डायरेक्शन में प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मुझे पता चल गया सर कि भाई वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, कि भाई फर्स्ट वेक्टर को तीनों कंपोनेंट में तोड़ दिया, पहला मतलब एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट लिख लिया, वाई डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन का, इन तीनों को वेक्टर के अकॉर्डिंग प्लस करेंगे, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग प्लस करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, सिंपल जिसे हमने तोड़ा है उसी वेक्टर के बराबर आएगा। तो ए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर लिख सकते हैं तो फिर बी वेक्टर को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई वो तीन डायरेक्शन में ही मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकता है। एक्चुअल में किसी चीज को स्पेस में स्पेसिफाई करने के लिए हमें तीन ही डायरेक्शन की क्या होती है, जरूरत होती है। इसीलिए वेक्टर जब हम स्पेस में लिखेंगे तो इसका मतलब उसके तीन ही कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में। तो अगर बी वेक्टर लिखेंगे तो बी के पैरों में आई एल लिख देते हैं, और इधर बी वाई जे कैप लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, बी जेड क्या लिख देते हैं, के कैप लिख देते हैं। तो इसे कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कि भाई वेक्टर कौन कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है। इसे कहते हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, कि भाई बी वेक्टर कौन कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो यही हमारा टॉपिक है। देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, कंपोनेंट। तो याद रखना है कि जब भी मतलब किसी वेक्टर को लिखना हो, हम ऐसे मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी अगर मतलब क्या है, कई बार आपका ये कंपोनेंट जीरो हो सकता है, वेक्टर जरूरी थोड़ा स्पेस में प्रेजेंट होगा, कई बार वेक्टर प्लेन में भी प्रेजेंट होगा, तो कई बार ये कंपोनेंट जीरो हो सकता है, कई बार ये भी कंपोनेंट जीरो हो सकता है। बाकी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करेगा, पता चलेगा कि कौन सा वेक्टर जीरो या कौन सा वेक्टर जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई वेक्टर को हम तीन कंपोनेंट में तोड़ के मैक्सिममली लिख सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या पूछ रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको पूछूं कि भाई एडिशन, दोनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। तो सर आपने बताया था कि भाई वेक्टर को तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, जो वेक्टर लो पड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है। तो ये तो बात सच है कि भाई वेक्टर को वेक्टर के एडिशन लॉज के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है। बट एक बात मैंने और बताई थी कि जब भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उनको क्या किया जा सकता है, सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर होते हैं उनको सीधे ही प्लस या माइनस किया जा सकता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। उसके लिए वेक्टर लो की मतलब जरूरत नहीं होती। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको हेड मेथड समझाया था उसमें ये बातें समझाई थी कि जब भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो उसको सीधा प्लस माइनस किया जा सकता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। उसके लिए कोई भी मतलब वेक्टर लो की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, देखो ध्यान से, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो है, आई कैप और आई कैप, मतलब डायरेक्शन सेम है, तो फिर इनको दोनों को सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, जब भी कंपोनेंट के टर्म में वेक्टर होगा आप उसके मान लो जो आई कैप वाले कंपोनेंट होंगे उन दोनों को इकट्ठा क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो दोनों को इकट्ठा ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये वेक्टर भी इधर है, ये वेक्टर भी इधर है, तो इन दोनों को जब वेक्टर के मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या आएगा, इधर ही आएगा। इसका मतलब इन दोनों की एडिशन, तो ये आपका क्या आ गया, डायरेक्शन क्या आ गई, आई कैप की डायरेक्शन में आ गई। अगर ऐसे कर सकते हैं तो सर इधर भी तो कर सकते हैं, तो ए वाई प्लस क्या होगा, बी वाई हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, जे कैप। इसका मतलब इनको भी जे वाले दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इनको भी हमने ऐड कर सकते हैं, और जेड वाले या के वाले भी क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, इनको भी सीधा क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। तो सर मेरे को बात समझ आई कि जब भी कंपोनेंट के टर्म में वेक्टर होगा उनको हम सीधा प्लस कर सकते हैं, मतलब किसको, आई को आई के साथ प्लस कर सकते हैं, क्योंकि आपने बताया था कि भाई जब भी कभी क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में वेक्टर होंगे तो मैथ्स के अकॉर्डिंग हम उनके क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही रहती है जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हम इन दोनों को सीधा प्लस कर लेंगे, और डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो इन दोनों की सेम डायरेक्शन में वो वेक्टर होगा, आई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों वेक्टर को सेम प्लस कर लेंगे सीधा
मैथ्स के अकॉर्डिंग, और इनकी डायरेक्शन किधर होगी रिजल्टेंट की, इधर ही होगी सेम टू सेम, इन दोनों को भी सीधा प्लस कर लेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ही होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि कंपोनेंट की टर्म में वेक्टर को कैसे क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो अब सब्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी तो सीधा किया जा सकता है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। मान लो ए वेक्टर लिख लो, पहले एक्स आई कैप हो गया, ए वाई जे कैप हो गया, ए जेड क्या होगा, के कैप होएगा, माइनस उसके बाद सर बी एक्स आई कैप हो गया, बी वाई क्या हो गया, जे कैप हो गया, बी जेड क्या हो गया, के कैप। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो आपने अभी बताया कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो, हम सीधा मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, इसमें भी क्या है, जो वेक्टर सेम सेम है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है, बट इसके साथ माइनस का साइन है, जब इसको इसके साथ माइनस करोगे तो ax माइनस क्या आएगा, bx। तो सर ये तो आया मैग्नीट्यूड की माइनस है ना, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो सर जब माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर होते हैं रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो फिर इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा, आई कैप। मतलब रिजल्टेंट दोनों का सब्ट्रैक्शन करके जो भी आंसर आया वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर थे। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, ए वाई क्या होगा ना, ए वाई क्या होगा, माइनस बी वाई हो गया, तो डायरेक्शन किधर होगी सर, जे कैप। उसके बाद सर लास्ट में भी ऐसे ही कर सकते हैं, ए जेड माइनस क्या होगा, बी जेड, साथ में क्या होगा, के कैप होगा। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि जब भी कंपोनेंट की टर्म में वेक्टर होगा, हम उसको सीधा उसके कंपोनेंट को सेम कंपोनेंट को ऐड भी कर सकते हैं, सेम कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये बातें मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। ठीक है, तो मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करके बता चुका हूं, मतलब हेड टेल मेथड भी समझाया था, मतलब ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बिहाफ पर, फिर ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि जब भी आपको वेक्टर क्या दिया हो, ऐसे दिया हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई ए वेक्टर दिया है 3i कैप, 2j कैप, 5k कैप दिया है, तो बी वेक्टर आपको दिया है मान लो 3i कैप ही दे दिया है, 5j कैप दे दिया है, तो 6 क्या दे दिया है, k कैप दे दिया है। वो आपको पूछे कि भाई बताओ, मान लो क्या a वेक्टर प्लस b वेक्टर बताओ कि भाई क्या होगा। दूसरा आपको पूछे कि भाई a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो ये कर ही सकते हैं हम क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। तो सर मेरे को पता है कि भाई a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होता है, कि भाई मुझे पता है वेक्टर को ऐड करना है, तो जब सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं उनको सीधा ही हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। ये हमने क्या है हेटेल मेथड में स्टडी किया था। ठीक है, तो सीधा सीधा कर दो, इन दोनों को करोगे सीधा प्लस, तो कितना हो जाएगा सर 6 और 6, मान लो 3 और 3 कितने हो गया, 6 हो गया, और साथ में क्या आएगा, डायरेक्शन आई कैप ही आएगी, क्योंकि आंसर सेम डायरेक्शन में रहेगा, रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में रहेगा। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 हो गया, तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी सर, जे कैप। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में, के कैप इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल उनके जो मैग्नीट्यूड है उन्हें सीधा प्लस कर लिया, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन जब प्लस करोगे तो एक वेक्टर बनेगा ना इन दोनों की एडिशन के, तो वो वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब उसके बाद माइनस, तो माइनस क्या करना है सर, इसको इससे माइनस करना है, तो 3 में से 3 जाएंगे, पहले मैग्नीट्यूड को है ना, मैग्नीट्यूड को माइनस करना है, 3 में से 3 जाएंगे तो आंसर 0 होगा, तो 0 आई कैप हो गया सर, है ना। मान लो डायरेक्शन किधर होगी, मान लो आई कैप की डायरेक्शन में 0 वेक्टर होगा, 0 आई कैप, इसको है ना, इसमें से ये इसमें से माइनस होगा तो -5, 2 में से -5 गया तो सर कितना बचेगा, -3 बचेगा, तो डायरेक्शन किधर होगी सर, जे कैप की तरफ ही उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इसमें से ये जाएगा तो सिंपल सी बात है सर, 5 में से -1 किया तो कितना बचा, -1, तो -1 क्या होगा, के कैप होगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0 को हम लिखते नहीं है तो वे नहीं लिखेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, -3 जे कैप हो जाएगा, -1 को भी हम लिखते नहीं है तो माइनस क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ऐसे मान लो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं सेम कंपोनेंट की, और हम कर सकते हैं एडिशन भी सेम कंपोनेंट की कर सकते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर कैसे किया जाता है, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये मान लो ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, तो चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपने मान लो एडिशन सीख लिया कि भाई एडिशन कैसे करते हैं, और मान लो क्या है कि भाई सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको क्या समझाया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझा चुका हूं कि जब दो वेक्टर एंगल बनाते हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे। जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर को ऐड, है ना, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन।
एडिशन का रिजल्टेंट किसके बराबर होता था? तो सिंपल सी बात है सर, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab क्या होता था? cos थीटा। जब दोनों को क्या करते थे? ऐड, दो वेक्टर को जब ऐड करते थे, दो वेक्टर क्या बनाते थे? एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाते थे। तो मान लो a वेक्टर हो गया और b वेक्टर हो गया, इन दोनों को जब ऐड करते थे उसका रिजल्टेंट जो भी बनता था, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का रिजल्ट जो आता था, आंसर जो आता था, उसका जो मैग्नीट्यूड होता था वो हम ऐसे क्या करते थे? फाइंड करते थे, जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं या ट्रायंगल लॉ कहते हैं। उसके बाद अगर हम मान लो सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करते थे, तो ये भी मैं सिखा चुका हूं कि भाई सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, यहां पर क्या आ जाता है? माइनस का साइन आ जाता है। तो जब मान लो इस वेक्टर को इससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जब दोनों क्या बनाते हो? एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हो, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता था कि भाई पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाता था? माइनस आ जाता था, बाकी सब कुछ क्या रहता था? सेम रहता था। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में कि जब दो वेक्टर एक दूसरे से एंगल बनाते हैं, एंगल बनाते हो दो वेक्टर, उसे ऐड करना हो तो ऐसे ऐड करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, और रिजल्टेंट है ना जो आंसर आया उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो जब मान लो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे a वेक्टर माइनस b वेक्टर करना हो, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है। यहां पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर करना हो, उसका जो मैग्नीट्यूड निकालना हो, उसका आंसर क्या आता है? ये आता है। तो ये आप पिछली वीडियो में सीख चुके हो। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि भाई कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है कंपोनेंट की टर्म में, कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है जब वो क्या करता है? एक दूसरे के साथ क्या बनाता है? एक दूसरे के साथ क्या बनाता है? एंगल बनाता है। ठीक है, तो अब बारी आती है, मान लो वेक्टर एडिशन तो हमने सीख लिया अच्छे तरीके से, अब मान लो आता है टर्म्स की भाई कैसे उनको क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगला टॉपिक आपका क्या है? यही है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। मान लो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, अब हम क्या करेंगे? ये सीखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के वेक्टर को दो तरीके हैं, कौन कौन से? मान लो आज की वीडियो में एक ही पढ़ेंगे, एक होता है सर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और डॉट क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। दो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, और क्या कहते हैं? क्रॉस क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ गया कि जब भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जब भी मान लो क्या है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई नहीं करते, वेक्टर की मल्टीप्लाई जो होती है वो अलग तरीके से होती है, उसके लिए अलग क्या होते हैं? रूल होते हैं। ठीक है, तो वही रूल आज सीखेंगे कि भाई वेक्टर को कैसे क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके रूल की क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो चलो मान लो हमने ये टॉपिक अगली वीडियो में स्टडी करेंगे ना, ये वाला टॉपिक तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये वाला टॉपिक। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो कि भाई यही हेडिंग है, चलो इसको मिटा देते हैं कि भाई क्या स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर मान लो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको धीरे धीरे क्या करते हैं? समझते हैं कि भाई क्या होती है आपकी स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ क्या होती है, मान लो डॉट क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो लिख लो जल्दी जल्दी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि भाई स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं धीरे धीरे कि भाई क्या लिखा है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर। क्या मतलब सर इसका? कि जब भी हम दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करते हैं वो बाद में बात करते हैं, जब भी दोनों की स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? देखो यही क्या ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर। मतलब जब दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एक स्केलर क्या आएगी? क्वांटिटी आएगी। तो चलो आगे पढ़ते हैं। एंड डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा? टू वेक्टर होगा। तो जब भी दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो चलो बनाते जाते हैं। यहाँ पर मान लो दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल है, मान लो थीटा क्या है? एंगल है। तो जब भी दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट को। एंड डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा? टू वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट
या क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं ये बात बाद में सीखते हैं। तो पहले देखो इससे क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो वही बोल रहे हैं वो कि भाई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर एंड डिफाइंड एज, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। तो हमने दो वेक्टर कौन से माने हैं, एक ये माना है एक ये माना है, इनके मैग्नीट्यूड की क्या करवानी है, प्रोडक्ट। तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो किसके बराबर होती है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, पहले वेक्टर तथा दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई, उसके बाद आगे पढ़ो एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन क्या होगा, देम होगा। तो इन दोनों के बीच जो भी एंगल होगा उसका क्या लेना है, cos थीटा लेना है। तो इन दोनों के बीच छोटा एंगल कौन सा है, तो सर मेरे को पता है कि भाई एक एंगल तो ये बन रहा है, इनके बीच एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा एंगल क्या बन रहा है, बाहर वाला भी तो बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, बट ये वाला बड़ा एंगल है, तो ये वाला क्या लेना है, छोटा क्या लेना है, एंगल लेना है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी दो वेक्टर की, मान लो मैंने पहले भी बताया था, दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करवानी हो तो मल्टीप्लाई पहले करवानी हो तो उसमें cos थीटा, मतलब cos थीटा कौन सा लेंगे, जो एंगल क्या होगा आपका, छोटा क्या होगा, एंगल होगा। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। जब भी मान लो दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करवानी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है, पहले तो उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, इनके बीच मान लो दोनों वेक्टर के बीच जो छोटा एंगल होगा उसके cos थीटा से क्या करवाना, उसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो सर इन दोनों के बीच छोटा एंगल कौन सा है, ये वाला। तो हमेशा क्या लेना है, ये याद रखना है, जब भी कभी मान लो डॉट प्रोडक्ट करनी होगी उनके बीच छोटा एंगल का cos थीटा उनके साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या हो गया, cos थीटा। तो यहाँ पे एक बात और सीखने योग्य है क्या, कि मेरे को पता है कि सर मान लो एंगल कहां से लेना है। कई बार हम एंगल ऐसे बनाते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। देखो मान लो कहां से शुरू किया एंगल, ए से शुरू किया बी तक गया। कई बार हम ऐसे भी बनाएंगे, बी से शुरू किया ए से किया, ए तक खत्म किया। तो ये याद रखना है कि भाई जब भी कभी एंगल हम कहां से शुरू करेंगे, जिस वेक्टर से शुरू करेंगे, एंगल जिस वेक्टर से शुरू करेंगे डॉट प्रोडक्ट में वो वाला वेक्टर क्या लिखना है, आगे लिखना है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। जब भी कभी मान लो क्या है, मान लो हम एंगल जिस वेक्टर से शुरू करेंगे, जैसे ए वेक्टर से शुरू किया, डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, उसमें वो वाला वेक्टर पहले आएगा और जहां हम खत्म करेंगे वो वाला वेक्टर क्या आएगा, पीछे आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि भाई डॉट प्रोडक्ट क्या होती है या स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए क्या होगा, पहले तो स्केलर होगा, तो उसे बाद में समझते हैं। उसके बाद वो किसके बराबर होगा, है ना, इज डिफाइंड एज या इज इक्वल टू लिख लो, इज डिफाइंड एज ना लिखो, इज इक्वल टू लिख लो, इक्वल टू है ना, ज्यादा समझ आएगा। एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, देखो ध्यान से, मान लो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, मान लो स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और साथ के साथ कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन क्या होगा, देम। इसका मतलब उसके साथ cos थीटा क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो थीटा कौन सा लेना है, जो दो वेक्टर में क्या होगा, छोटा क्या होगा, एंगल होगा। तो आपको पता ही है, पीछे भी मैंने समझाया कि भाई हम हमेशा एंगल कैसे लेते हैं, टेल टू टेल का क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी टेल से टेल का ही क्या लिया है, एंगल लिया है। एंगल जो थीटा हम कंसीडर करते हैं वो हमेशा एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की टेल में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और साथ के साथ जो थीटा लेना है वेक्टर इसके मान लो स्केलर प्रोडक्ट में, वो कौन सा लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है, जो उनके बीच छोटा क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो कि भाई इसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। तो पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है ये आपको समझ आया ही होगा, क्योंकि आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, सिंबल में हम क्या लगा रहे हैं, डॉट लगा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डॉट क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मान लो क्लास 11th में कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इस प्रोडक्ट को, तो डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंबल डॉट है, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा, इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, ध्यान से पढ़ो कि भाई स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। अब एक बात समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। मान लो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर कर रहे हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब भी ये क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू। तो cos थीटा जब निकालते हो कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, 1 1/2 है ना, 3 मान लो √3/2 ऐसी वैल्यूज ही आती हैं, तो ये भी एक वैल्यूज आएगी। तो सिंपल सी बात है, जब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे आंसर भी क्या आएगा, वैल्यू। तो वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्केलर ही तो कहते हैं। जो सिंपल वैल्यू होती है 2 4 6 8 10, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं।
हैं, तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट आई, डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आया वो एक वैल्यू आई, वैल्यू मतलब एक स्केलर क्या आई, आपकी क्वांटिटी आई, सिंपल एक स्केलर मैग्नीट्यूड आया। तो अगर मैग्नीट्यूड आया इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्केलर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी कि भाई स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, उसका जो आंसर आता है वो एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वो एक स्केलर क्या होती है, क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो सर एक कोई ऐसी एग्जांपल बताओ जिसमें स्केलर प्रोडक्ट होती हो। तो एक्चुअल में आप आगे जाके पढ़ोगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो वर्क एक क्या होती है वर्क एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये तो आपको पता ही होगा। एनर्जी या वर्क एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी सेम होती है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी वो किसके बराबर होती है, एफ वेक्टर डॉट क्या होता है, एस वेक्टर होता है। तो एक्चुअल में फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसका आंसर क्या आता है, आपका वर्क डन आता है। तो वर्क डन एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये बात आपको समझ आई होगी। देखो एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट के और आंसर क्या बन रहा है, स्केलर। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डॉट क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बात सर मेरे दिमाग में अब घुसे कि जब भी कभी मान लो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आंसर हमेशा क्या आएगी, एक स्केलर क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। तो ये बात भी याद रखनी है कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, जिस वेक्टर से स्टार्ट करें उसको पहले, जिस वेक्टर पर खत्म कर रहे हैं उसको क्या लिखेंगे बाद में। ये वेक्टर डॉट क्या होगा, बी क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एंगल इधर से इधर लेता ना, अगर मैं एंगल इधर से इधर लेता तो मैंने कैसे लिखना था, बी वेक्टर डॉट क्या लिखना था, ए वेक्टर लिखना था। ठीक है, तो ऐसे हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। ये उसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है कि भाई डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है। ठीक है, तो आपको समझ आ ही रहा है कि अब यहाँ से क्या होंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनेंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसे याद रखना है। ये बहुत फेमस मतलब क्या है क्वेश्चन है, वर्क डन वाला। तो इसको सर ऐसे ही लिख सकते हैं। तो बार बार कौन ऐसे लिखता रहे, आपको पता तो है कि भाई मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो मैग्नीट्यूड को सिंपल ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बी कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका क्या है, मान लो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है। ठीक है, तो याद रखना है ये वाली सभी बातें, ये एक इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब इसके आप थोड़े क्वेश्चन करते हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आपको ए डॉट पूछेगा, ए का मैग्नीट्यूड दिया होगा, बी का मैग्नीट्यूड दिया होगा और कॉस थीटा दिया होगा, मतलब थीटा दिया होगा। तो थीटा अगर दिया होगा तो आप सीधा क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो ए का मैग्नीट्यूड ना दिया हो, ए का मैग्नीट्यूड ना दिया हो, तो सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, ये भी आपने समझाया पिछली वीडियो में। अभी मैं आपको बताऊं, ये तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो सर लिखते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई क्या लिखते हैं, जे कैप, ए वाई ए जेड क्या लिखते हैं, के कैप। क्योंकि वेक्टर जो होता है वो 3 डायरेक्शन में मैक्सिमम हो सकता है, तो वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं। तो जब वेक्टर को ऐसे लिखते हैं तो मैंने बताया था कि भाई ये एक्चुअल में क्या है, इन तीनों का रिजल्टेंट ही तो है। तो रिजल्टेंट का वेक्टर मतलब वेक्टर का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो सर मैग्नीट्यूड हम पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग लिख तो सकते हैं। जब दो वेक्टर होते थे तो हम क्या करते थे, पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा बिटवीन देम। तो सर ऐसे ही तो लिखते हैं कि भाई जब भी कभी इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पोजीशन वेक्टर वाले में समझाया है, क्या होगा, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों में एंगल कितना है, सर 90 डिग्री है ना। आई कैप और जे कैप में कितना एंगल होता है, दो मान लो एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना एंगल होता है सर 90 डिग्री। तो cos 90 तो 0 होता है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो इनका जब रिजल्टेंट निकाला तो ये आया, अब इसका रिजल्टेंट इसके साथ निकालना है। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा सर, ए जेड स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच एंगल। तो एक्चुअल में ये वाला वेक्टर किधर बना होगा, इधर। तो जेड वाला वेक्टर किधर है, इधर। तो इन दोनों में भी एंगल कितना होगा सर, 90 डिग्री तो एंगल होगा। तो 90 डिग्री होगा, ये पहला वेक्टर हो गया प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस मतलब cos ऑफ मतलब 2 फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसके और इस वेक्टर के बीच है ना, जो जेड वाला है वो इधर होगा, तो इनके बीच भी तो 90 डिग्री का एंगल है। तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये मैं सब कुछ पोजीशन वेक्टर में भी समझा चुका हूं, तो सीधा याद रखना है। अगर समझ आ गया तो ठीक है। ये वेक्टर जो होता है मान लो उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है, पहला जो कंपोनेंट दिया है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरा जो कंपोनेंट दिया है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तीसरा जो कंपोनेंट दिया है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो एक्चुअल में आया कैसे, पहले हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से निकाला, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर मतलब फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
प्लस कोसाइन 2ab कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कोस इनके बीच 90 डिग्री होगा, तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। चलो मैं थोड़ा समझा ही देता हूं, आपके मन में डाउट ना रहे, शंका ना रहे। आर कैसे लिखते थे, ऐसे तो लिखते थे, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता था, cos थीटा। तो सिंपल सी बात है सर, आर वेक्टर क्या बना, मान लो पहला वेक्टर, चलो आर यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड फर्स्ट मतलब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या होएगा 2ax ay cos ऑफ 90, तो cos ऑफ 90 कितना होता है, 0 ही तो होता है। तो अगर 0 होता है तो सर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो एक्चुअल में आपने किया क्या, आपने क्या किया, मान लो जो ये वाला वेक्टर था x ax i कैप और ये वाला वेक्टर था ay j कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। तो इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, यही होता है। तो तीसरा वेक्टर किधर है सर, z डायरेक्शन में इधर। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो सर इन दोनों के बीच भी कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला वेक्टर अब कौन सा है, ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है ये इसको शो कर रहा है इस वेक्टर को। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका और az वाले का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो इसका और इसका निकालेंगे, तो सर ये वाला वेक्टर कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। देखो यही तो रिजल्टेंट है, तो इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालें तो क्या होगा सर, तो पहला वेक्टर का स्क्वायर, मान लो फिर से मैं इसको क्या लिखता हूं, मान लो a डैश लिख लेता ना, a डैश किसके बराबर होगा, तो सर इसका स्क्वायर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है, ax स्क्वायर प्लस क्या है ay स्क्वायर, पहले वेक्टर का स्क्वायर, पहले वेक्टर का काम ये कर रहा है। तो दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये वाला z डायरेक्शन में है, तो z का काम कौन कर रहा है ना, तो यहां पर कौन है, az है। तो सर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, इसका मतलब az स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर। चलो मैं लिखता नहीं, यहां पर ये लिखना है तो लिख लो, ax ay पहला वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे az हो जाएगा। तो cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो सर इन दोनों के बीच कितना एंगल है, देखो फिर से 90 डिग्री एंगल है, तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो जब cos 90 0, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो सिंपल सी बात है सर, जब 3 डायमेंशनल में कोई वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपल, मान लो पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये याद रखना है कि जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो ऐसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो बी वेक्टर को भी तो 3 तरीके से लिखा जा सकता है। तो सर ऐसे लिखेंगे bx स्क्वायर by स्क्वायर bz स्क्वायर। तो बात आपको समझ आई होगी क्यों ऐसे क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मान लो सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, फिर आपको बातें क्या आएंगी, समझ आएंगी। चलो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई कैसे ये चीजें क्या की जा सकती हैं, सीखी जा सकती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो नहीं भी क्लियर हुई, क्योंकि ये मैंने समझा चुका है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी समझाया, आप इसको पोजीशन वेक्टर में जाके समझ सकते हो। पोजीशन वेक्टर में मैंने अच्छे तरीके से बड़े आराम से ये सभी चीजें क्या की थी, समझाई, ठीक है। तो चलो 1-2 क्वेश्चन कर लो डॉट प्रोडक्ट पर, फिर उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो मान लो 2i कैप दी है, ठीक है, 2 j कैप दी है, 3 k कैप दी है, मान लो b वेक्टर दिया आपको, मान लो 3i कैप दी है, -2 j कैप दी है, -4 k कैप दी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड डॉट प्रोडक्ट, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, 2 वेक्टर होगा। मान लो इन 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या करो, पता करो। तो सर डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है ना, मान लो ये इन दोनों वेक्टर की क्या निकालनी है, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। मान लो कैसे, मैग्नीट्यूड के टर्म में। चलो अभी ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको समझाया नहीं है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकल सकती है। एक तरीका तो सर डॉट प्रोडक्ट निकालने का अभी आपने सिखाया कि भाई इसके मैग्नीट्यूड और उनके साथ cos थीटा। तो ध्यान से देखो कि भाई इसके मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं, इनके बीच एंगल निकाल सकते हैं, इनके बीच एंगल पता है आपको, तो सर एंगल तो हमें पता है नहीं। तो चलो एंगल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो इनके बीच एंगल भी दे देते हैं। मान लो एंगल कितना दे दिया, मान लो 30 डिग्री, ठीक है। तो मान लो ए एंड बी के बीच, चलो इसको क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर देते हैं। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, मान लो 30 डिग्री, फाइंड क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो अब आप फाइंड कर सकते हो कि भाई कैसे इसे फाइंड करेंगे, तो कर ही सकते हैं सर। मेरे को पता है कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो सिंपल सी बात है सर। अब आप ध्यान से देखो, अब क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसके बीच cos थीटा पुट करना है और डॉट प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं कि भाई क्या आपका क्या होएगा, क्वेश्चन होएगा। सॉल्व करो। मान लो सर ए का मैग्नीट्यूड अभी आपने बताया कि भाई कैसे निकालते
निकालते हैं, पहले का स्क्वायर मतलब x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या होगा, तीसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो गया सर 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 4 प्लस कितना हो गया 9, 13 और 4 कितना हो गया 17, तो इसका मतलब सर a का मैग्नीट्यूड कितना आया, √17 आया। तो अब b का मैग्नीट्यूड पूछे मैं आपको कि भाई b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो वैसे ही होगा, पहले का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना कि जब मैंने वेक्टर माने थे मैंने कैसे माना था, बी वेक्टर कैसे माना था, bx i कैप प्लस क्या हुआ था, by j कैप हुआ था, bz k कैप हुआ था। तो ध्यान से देखो यहाँ पर प्लस का साइन था, तो यहाँ पर तो सर माइनस आ गया, तो सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर प्लस डाल लें और इसको माइनस लिख लें ऐसे, तो माइनस प्लस फिर से क्या हो जाएगा माइनस। तो सिंपल सी बात है, जब भी कभी माइनस हो तो ध्यान रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आपको माइनस में दिया है, तो मैग्नीट्यूड माइनस में दिया है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे सर -2 का स्क्वायर बनेंगे प्लस -4 का स्क्वायर बनेंगे। तो कोई फर्क पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर ही करनी है, स्क्वायर करने से वो फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सर कोई बात नहीं, बट पर समझ होना जरूरी है, हर एक बात क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो 3 3 कितना हो गया 9, 4 2 दूनी 4, 4 चौके कितना हो गया 16, 20 और 29 हो गया, तो इसका मतलब अंडर रूट कितना आ गया 29 आ गया। तो ये आपका क्या आया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे पुट करना है, तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना दिया है, √17 दिया है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना दिया है 29 दिया है। ठीक है, डॉट 29 हो गया, उसके बाद सर cos थीटा और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, इन दोनों के बीच cos थीटा दिया है। ठीक है, तो सर 30 डिग्री cos 30 डिग्री कितना होता है सर, √3/2 होता है। तो सिंपल सी बात है सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आया, √17 आ गया, इंटू √29 आ गया, इंटू cos 30 डिग्री √3 कितना हो गया 2 हो गया। तो सर ये आपका क्या होया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे सर इसको, अब मेरे को पता है कि किसी का अंडर रूट निकल रहा है, नहीं निकल रहा, अगर नहीं निकल रहा तो आपका आंसर ऐसे ही होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अंडर रूट को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, इसका मतलब 17 इंटू 29 इंटू 3 बटा कितना लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या होएगा, आंसर होएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके बटा क्या लिख दो, ये लिख दो। अब अंडर रूट कौन निकालता रहे पॉइंटों में, आपका सीधा ऐसा ही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे, मान लो जब भी क्वेश्चन दिया होगा कैसे उसकी डॉट प्रोडक्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपका पहला क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी और चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे डॉट प्रोडक्ट का क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलो एक तो चलो ये हो गया, उसके बाद एक आध एंगल निकाल के देख लेते हैं, या मान लो सिंपल दूसरा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी दूसरा क्वेश्चन लिखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर 2 and 3 and angle between them is मान लो 45 डिग्री, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो और खुद कोशिश करो, तो ये क्वेश्चन आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे होगा। तो सर पूछ रहा है ए डॉट बी, तो सर मेरे को पता है कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos ऑफ थीटा। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्या दिया है, देखो ध्यान से पढ़ के देखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 2 and 3, तो इसका मतलब पहले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड दे दिया। अब निकालने की जरूरत नहीं है, अब सीधा आपको क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड दे दिया है। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसका मतलब 2 हो गया, इंटू कितना है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3, तो cos ऑफ थीटा, थीटा कितना दिया है उनके बीच 45 डिग्री दिया है। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है सर, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। इसका मतलब कितना हो गया 2 इंटू 3, तो अंडर रूट cos 45 डिग्री कितना हुआ 1/√2 होता है। तो सर मेरे को पता है इसके साथ जब ये कटेगा तो अंडर रूट 2 बचेगा, तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया 3 अंडर रूट क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है जो आपको डॉट प्रोडक्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे डॉट प्रोडक्ट का दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, तो मान लो इसे आपने उतार ही लिया होगा। अब तीसरी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, एंगल पूछा जा सकता है कि उनके बीच कितना क्या है, एंगल है। तो जल्दी जल्दी लिखो तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या हो गया k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस क्या हो गया k कैप हो गया। ठीक है, तो इनके बीच आपको क्या पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड क्या होगा, दिस होगा। ठीक है, तो सर एंगल निकालना है, तो एंगल का मतलब सर फिर से मेरे को पता है कि जब भी एंगल निकालना है तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट लिखनी पड़ेगी, ए बी cos थीटा लिख सकते हैं। तो मुझे पता सर ये मैंने निकालना है ये, तो ये निकालने के लिए पहले तो cos थीटा निकालना पड़ेगा। तो cos थीटा किसके बराबर होएगा सर, cos थीटा होएगा आपका ए वेक्टर डॉट क्या होएगा बी वेक्टर अपॉन क्या होएगा ए बी होएगा। उसके बाद सर उसके बाद आपका क्या निकलेगा, cos थीटा निकलेगा। तो अब cos थीटा निकालने के लिए सर डॉट प्रोडक्ट भी तो चाहिए, डॉट प्रोडक्ट तो आपने सिखा ही नहीं कि भाई कैसे करते हैं। तो इसीलिए मान लो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली भी की जाती है, वो कैसे की जाती है पहले वो सीखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे मान लो क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को इधर लिख लेता हूं। मान लो ए वेक्टर डॉट क्या होएगा बी वेक्टर होएगा, तो इधर क्या होएगा, मान लो ए वेक्टर मान लो आपने क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा निकालने के लिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन क्या होएगा आपका a b चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर तो यहां से निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर भी निकाल सकते हैं, बट a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैसे निकालें वो तो हमें पता ही नहीं। तो इसका मतलब ये निकालने के लिए एक और मेथड हमें सीखने की जरूरत है, फिर ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही लिखे रहने देता हूँ, पहले वो बातें समझते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फिर इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, डील करते हैं तीसरे क्वेश्चंस के साथ, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो पहले तो एक दो क्वेश्चन का आंसर दो कि भाई क्या मान लो मैं ऑर्थोगोनल क्या मानूं, वेक्टर मानूं। ठीक है, तो वो कौन से वेक्टर होते हैं ऑर्थोगोनल, जैसे मेरे को पता सर ये x है, ये y है, ये z माना तो इसको i कैप कहते हैं, इसको मान लो j कैप, इसको क्या कहते हैं k कैप कहते हैं। तो मेरे को पता है इन्हीं वेक्टर को क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया कि भाई क्या किसे कहते हैं, जब तीन मतलब वेक्टर जो होते हैं वो वाले वेक्टर को ऑर्थोगोनल कहते हैं जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो इन वेक्टर को ही क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। उसके बाद सर क्या सीखना है इससे, तो ध्यान से देखना कि मैं आपको पूछूं कि भाई ये मान लो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप, इसका आंसर क्या होएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आसान तो है, अभी तो आपने सिखाया कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इधर लिख लेते हैं। मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos ऑफ थीटा। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और cos थीटा लिखते हैं, तो यही तो इसकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो आई कैप डॉट आई कैप, तो मेरे को पता है कि भाई cos थीटा, तो देखो ध्यान से ये दोनों वेक्टर किधर होंगे, आई कैप और आई कैप सेम डायरेक्शन में होंगे। तो जो भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो उसमें कितने डिग्री एंगल होता है सर, 0 डिग्री होता है। पैरेलल वेक्टर मतलब 0 डिग्री। तो सिंपल सी बात है सर, cos क्या होगा 0। तो सर आई कैप मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड, तो सर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी तो हमने पढ़ी है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती थी कि जब भी कभी दो वेक्टर है ना, मतलब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती थी, वो वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो सिंपल सी बात है सर, इसे इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 1, तो इसे तो यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 into 1, तो cos 0 भी कितना होता है सर 1। तो सिंपल सी बात है सर, इसका आंसर कितना आया 1 आया। तो जब भी कभी दो सेम यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो सर ये आई कैप में ही होएगा या सभी में होएगा, सभी में होएगा। यहाँ से समझ आ तो रहा है कि सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब जे कैप डॉट जे कैप हो, के कैप डॉट के कैप हो, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये बात सीखनी यहाँ पर जरूरी थी। ये आपका क्या है, पहली क्या हो गई बात हो गई। उसके बाद सर मान लो एक तो क्लियर हो गया, इस सेम यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब मान लो मैं आपको पूछूं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर जैसे आई कैप डॉट जे कैप की मान लो डॉट प्रोडक्ट करो, तब आंसर कितना आएगा। तो सर सिंपल सी बात है, ये भी वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री एंगल सर 90 डिग्री एंगल ही तो हुआ। इनके बीच 90, इनके बीच भी 90, इनके बीच भी 90, इसका मतलब
अगर दो वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर मान लो अलग अलग हैं, एक्स और वाई वाला और जेड वाला कंसीडर करते हैं, तो उनके बीच 90 डिग्री एंगल होगा। तो सर cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 जब जिससे मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब भी दो वेक्टर जो होंगे, यूनिट वेक्टर जो होंगे, वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब ये बातें भी ध्यान से सीख लेना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ये बातें क्या होंगी? यूज होंगी। आई कैप डॉट आई कैप हो गया, जे कैप डॉट जे कैप हो गया, के कैप डॉट के कैप हो गया। इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। दूसरा आई कैप डॉट जे कैप हो गया, या जे कैप डॉट के कैप हो गया, या के कैप डॉट आई कैप हो गया, या जे कैप डॉट आई कैप हो गया, या के कैप डॉट जे कैप हो गया, या आई कैप डॉट के कैप हो गया। तो सर इन सभी का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये सभी वेक्टर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो इन सभी की प्रोडक्ट क्या होगी? डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो ये बात मेरे को क्लियर हो गई। अब ये दिमाग में रखना है कि भाई कैसे मान लो सेम यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो इक्वल टू 1 होती है, और दो मान लो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? सर 0 के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो चलो अब आपने ये क्वेश्चन सीखने के लिए मैंने आपको रो के रखा है कि आपको कुछ चीजें क्या है और समझ आए कि भाई कैसे एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान से देखो, अब ए वेक्टर माने तो सर ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए वाई है ना, ए जेड के कैप हो गया। उसके बाद बी वेक्टर जो होगा उसे हम कहते हैं ए वेक्टर आई कैप, बी वेक्टर जो हो गया बी एक्स आई कैप होगा, बी वाई जे कैप होगा, और बी जेड क्या होगा? के क्या होगा? कैप होगा। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली करनी हो, एक तो तरीका हो गया कि सर डॉट प्रोडक्ट का आपने बताया कि भाई उसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कोस ऑफ थीटा। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। अब दूसरा तरीका सीखना है कि भाई डॉट प्रोडक्ट जरूरी नहीं ऐसे निकलती है, डॉट प्रोडक्ट का एक और तरीका होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर। तो उसे कैसे करते हैं? अब वो वाली बात क्या करनी है? सीखनी है। तो सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्यों ना पहले इसे लिखें, तो ए एक्स आई कैप होएगा, है ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होएगा प्लस ए जेड क्या होएगा? के कैप डॉट क्या हो गया? बी एक्स आई कैप हो गया, बी वाई क्या हो गया? जे कैप हो गया, बी जेड क्या हो गया? जे के कैप हो गया। यही होया। तो सिंपल सी बात है सर, आपने स्टार्टिंग में सिखाया था कि भाई डॉट प्रोडक्ट जो होती है मतलब सिंपल वेक्टर की जो प्रोडक्ट होती है वो सेम टू सेम मैथ्स वाली प्रोडक्ट के सेम नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? डिफरेंस होता है। इसीलिए हम वेक्टर को सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपने सिखाया था कि कुछ वेक्टर लॉज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उसे क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। तो चलो अब मैं आपको बात समझाता हूं कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन में और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। तो ये बात आपको शायद समझ आए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैथ की प्रोडक्ट करवानी होती तो कैसे करवाते थे? सर मेरे को पता है मैथ की प्रोडक्ट क्या होती थी, इन तीनों को पहले इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना था, फिर इसको इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से। तो चलो करवा के देखते हैं कि भाई मैथ की जो मल्टीप्लाई होती है वो मान लो वेक्टर मल्टीप्लाई से अलग होती है या सेम होती है। ठीक है, तो आप यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलो करते हैं। मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराया। सर मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का मतलब तो स्केलर होता है, तो स्केलर को तो स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसका मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। उसके बाद सर इधर आई कैप है तो डॉट इधर भी आई कैप है, तो इधर क्या बचा? आई कैप डॉट आई कैप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में किसकी होगी? वेक्टर की होगी, स्केलर की थोड़ा ना होगी। स्केलर को तो सीधा मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मैथ्स में मैग्नीट्यूड को हम सीधा मल्टीप्लाई करते तो है 3 into 4, आंसर क्या आता है? 12 आता है। तो ये भी एक मैग्नीट्यूड है, ये भी एक मैग्नीट्यूड को सीधा लिखा और साथ में क्या लिख लिया? वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लिख ली। ठीक है, तो सर जल्दी जल्दी ऐसे लिखो सभी। उसके बाद क्या होएगा? ये होएगा सर इसके साथ ये हो गया। उसके बाद सर ए एक्स बी जेड होएगा और सॉरी बी जेड होएगा, तो साथ में क्या आएगा? आई कैप डॉट क्या आएगा? के कैप आएगा। उसके बाद सर इसको लिखो, इसके साथ ए वाई क्या होएगा? आपका बी एक्स होएगा, तो क्या? जे कैप डॉट आई कैप हो गया। उसके बाद ए वाई और बी वाई होएगा, तो जे कैप डॉट क्या आएगा? जे कैप आएगा। उसके बाद सर ये इसके साथ आएगा ए वाई बी जेड आ गया, तो इसका मतलब सर क्या आया? जे कैप डॉट क्या आ गया? के कैप आ गया। अब इसको इन तीनों के साथ लिखना है, तो इसका मतलब ए जेड के कैप हो गया, तो ना साथ में क्या है ना? ए जेड क्या हो गया? के कैप, तो साथ में ये आया है ना ए जेड, साथ में क्या आया सर? बी एक्स आया, तो साथ में आया के कैप डॉट आई कैप आया, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसके साथ ए जेड, साथ में क्या आया? बी वाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई के कैप डॉट जे कैप आया, और इसके साथ मल्टीप्लाई। तो लास्ट में क्या आएगा सर? ए जेड, साथ में क्या आएगा? बी जेड, के कैप डॉट क्या आएगा?
के कैप आएगा। तो मैथ्स की मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या बना, ये बना। तो आप देखो ध्यान से, अब वेक्टर मान लो मल्टीप्लिकेशन के दिमाग में रखो तो बताओ कि भाई क्या आंसर होएगा। अब यहां से समझे तो सर आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, अभी आपने बताया। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा, ए एक्स प्लस क्या ए एक्स बी एक्स आएगा, इसका आंसर 1 हो गया। तो इसका मतलब ये तो आ गया ए एक्स प्लस बी ए एक्स इंटू बी एक्स आ गया। उसके बाद ए एक्स बी वाई तो आएगा ही आएगा। आगे क्या आया, आई कैप डॉट जे कैप। तो आई कैप डॉट जे कैप अभी आपने बताया सर 0 होता है, तो अगर 0 होगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर आई कैप डॉट के कैप भी 0 होता है, ये भी आपने अभी करके बताया, ये भी 0 हो जाएगा। जे कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 0 होता है, ये भी 0। जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है सर, 1 होता है। तो सिंपल सी बात है। दूसरा यहां से क्या निकला, ए वाई बी वाई निकला। क्या निकाल रहे हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई। तो सर ये आएगा, ये आएगा। उसके बाद सर जे कैप डॉट आई कैप 0 होता है, ये भी काम खत्म हो गया। उसके बाद इधर आते हैं, के कैप डॉट आई कैप परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0। उसके बाद सर जे के कैप डॉट जे कैप परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0। के कैप डॉट के कैप की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये बचा। तो उसके साथ देखो क्या बचा, ए जेड और साथ में क्या आ गया, बी जेड आ गया। तो देखो ध्यान से, एक तरीका डॉट प्रोडक्ट कराने का क्या होता है, ये होता है। देखो अब आपको समझ आया होगा कि मैथ्स की प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट या सिंपल वेक्टर की प्रोडक्ट अलग क्यों होती है। ये बात यहां से फील आ रही होगी कि भाई मैथ्स की प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसके 9 कंपोनेंट बनने थे, तो 9 कंपोनेंट को हम ऐड करना था मैथ में। बट वेक्टर के में इसमें सिर्फ 3 ही कंपोनेंट बने, 6 कंपोनेंट क्या हो गए, 0 हो गए। तो यही फर्क है वेक्टर प्रोडक्ट और सिंपल मैथ्स की प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसीलिए मैं मान लो पीछे आपको समझाया था कि भाई वेक्टर को कभी भी मैथ्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, वेक्टर को वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई। तो बात आपको समझ आई होगी। तो सर ये तो सिंपल हो गया। देखो अगर मेरे को सीधा डॉट प्रोडक्ट पूछा है तो क्या करना है, मान लो पहले के साथ मल्टीप्लाई करना। देखो ए एक्स बी एक्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके मैग्नीट्यूड है ना। ए एक्स का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, बी एक्स का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड कंपोनेंट बी वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, इसके मैग्नीट्यूड को इससे मल्टीप्लाई, इसके मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड को इसके मल्टीप्लाई करना है, वो आपकी क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो बात आपको समझ आई होगी, आपको फील भी आया होगा कि क्यों ऐसे क्या है कि भाई किया जाता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सर अब इजीली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। इसीलिए मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि डॉट प्रोडक्ट को करने के तरीके कौन से हैं। तो एक तो आपको समझ आ गया कि भाई ऐसे किया जाता है अगर डाटा गिवन हो। एक कैसे किया जाता है, अगर वेक्टर आपको कंपोनेंट की टर्म में गिवन हो तो डॉट प्रोडक्ट आप सीधा भी कर सकते हो। सिंपल, इस कंपोनेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस कंपोनेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके कंपोनेंट को इसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई। यहां से आपको समझ आ रहा होगा ए एक्स बी एक्स मतलब सेम ए वाले और बी वाले को मल्टीप्लाई करना है, मतलब वाई डायरेक्शन में ए वाले बी वाले को मल्टीप्लाई करना है, जेड डायरेक्शन में ए वाले और बी वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हैं। अब आपको बात समझ आएगी होगी कि भाई कैसे डॉट प्रोडक्ट अलग होती है मैथ से और कैसे क्वेश्चन को 2 तरीकों से क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो अब ये क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को समझ आ गया। अब मेरे को पता है कि भाई मैंने क्या निकालना था ना, मेरे को ये वेक्टर दिए, मैंने cos थीटा निकालना था। चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको कितना दिया सर, ए बी कॉस क्या दिया, थीटा दिया है। तो सिंपल सी बात है सर, आपने थीटा निकालना था तो कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या होएगा, ए बी। तो सर मैग्नीट्यूड भी मेरे को निकालना आ गया, अब ए डॉट बी भी मेरे को निकालना आ गया। तो लिख लो इधर ए वेक्टर क्या दिया आपको, मान लो आई कैप प्लस है ना 2 जे कैप प्लस के कैप दी है। तो सर जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद बी वेक्टर लिखना है। तो सर मेरे को पता है बी वेक्टर क्या आया, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस क्या आया, के कैप। इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1, तो जिसमें माइनस हो एक्चुअल में -1 आया ना, ये बात भी आपको समझ आती होगी। तो मेरे को पता है सर अब इनके डॉट प्रोडक्ट, अभी आपने बताया कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए एक्स बी एक्स है ना, बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड, साथ में क्या होता है बी जेड होता है। ये डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है आंसर। तो सिंपल सी बात है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आया, 2 आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आया, इसको इससे करेंगे तो प्लस क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें कहीं डायरेक्शन भी आई, तो आपका आंसर होगा सर डायरेक्शन तो आई नहीं। तो इसका मतलब जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं आंसर हमेशा क्या आती है, एक वैल्यू आती है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्केलर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब आपको ये फील भी आया होगा, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हुई कि डॉट प्रोडक्ट को क्या कैसे लिखा जाता है, क्यों मतलब डॉट प्रोडक्ट को ऐसे कहा जाता है, ये आपकी क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि भाई क्या है ना। तो देखो 2 से 2 कटा तो इसका मतलब बचा गया ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर कितना बच गया आपका 1 के क्या आ गया बराबर आ गया। तो ये आपका क्या आ गया डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं ये बात समझ आई। देखो दोनों का आंसर सिर्फ एक मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू आई, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि उसका आंसर हमेशा क्या आता है मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो सर मेरे को समझ आ गया कि cos थीटा पहली तो वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं सर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया सर 1, 2 2 जा 4, 5 हो गया और 6 हो गया। तो इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 6। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा सर, पहले का स्क्वायर इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा है सर -1 का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। तो तीसरा कौन सा है सर 1 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर या सिंपल मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो आया वो किसके बराबर आ गया सर 2 2 जा 4 हो गया, फिर से +1 तो इसका मतलब 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो इसका मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आया वो √, क्या आया 6 आया। ठीक है, तो ये भी √6 ये भी √6। तो सर इसे यहाँ पर पुट करते हैं और पुट करके क्या निकालते हैं आंसर निकालते हैं। तो ये बातें तो आपको समझ आ गई कि दोनों वैल्यूज कितनी आई हैं √6 ही आई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पुट कर दो ना, इस दोनों का मैग्नीट्यूड √6 इंटू क्या होएगा √6 होएगा। तो सिंपल सी बात है सर cos थीटा किसके बराबर आया √6 को √6 से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है 6 आता है। और थीटा इज इक्वल टू क्या आता है cos इनवर्स 1 क्या आता है 6 आता है। तो यार सर अगर मान लो cos थीटा आपको थीटा निकालने को बोल रहा है, अगर आपको पता हो कि भाई थीटा मतलब cos थीटा की जो वैल्यू आई है मतलब वो कौन से एंगल पर होती है, जैसे यहाँ पर 1/2 आता तो 1/2 आता तो हमें पता सर cos 60 डिग्री पर 1/2 होता। तो फिर उससे कैसे लिखते, देखो cos थीटा अगर 1/2 आता तो आप लिखते कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री लिखते ऐसे, सॉरी 60 डिग्री लिखते। तो ऐसे लिखते तो सर cos से cos कटता थीटा कितना हो जाता 60 डिग्री। अब आपको पता है कि भाई cos थीटा 1/6 कब होता है, नहीं पता सर। अगर नहीं पता हो तो फिर इसको इनवर्स करके इधर लिख दो, ये आपकी थीटा की क्या होती है वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। अब आपको बात समझ आई होगी कि भाई डॉट प्रोडक्ट के किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे उनको क्या करना होता है सॉल्व करना होता है। कंपोनेंट की टर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया कि कंपोनेंट की टर्म में पहले का कंपोनेंट x कंपोनेंट दूसरे के x कंपोनेंट से सिंपल मल्टीप्लाई, दूसरे के x y कंपोनेंट दूसरे मतलब पहले के y कंपोनेंट से सीधा मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड, और तीसरे का z कंपोनेंट जो होगा या z का मैग्नीट्यूड जो होगा वो दूसरे के z के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके प्लस करके जो आंसर बनता है उसे ही डॉट क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को पूरे तरीके से अब क्लियर हो गई कि भाई डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है, कैसे इसको क्या किया जाता है एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें अब समझ आई होंगी कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा यूनिट वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनकी 1 होती है और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं उनकी क्या होती है 0। डॉट प्रोडक्ट और सिंपल मैथ्स में क्या फर्क है ये भी बात आपको फील आई होगी कि भाई कैसे इनका दोनों का डिफरेंस होता है ना, कि भाई टर्में उसमें 9 बननी थी तो इसमें सिर्फ 3 ही टर्में बनी। तो ये बात भी आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो उसके बाद सर मेरे को डॉट प्रोडक्ट के बारे में तो पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब उसके बाद सर कुछ और भी रहता है, उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, उसे भी क्या कर लेते हैं एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या होगा डॉट क्या होगा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट का मतलब एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन तो कर दिया कि भाई किसके बराबर होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो मान लो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा। बट एक्चुअली में ये क्या, इसका क्या मतलब है ये हम क्या करेंगे डिफाइन। मान लो अगर क्लास 11th में हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई टीचर पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या करो एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो कैसे करते हैं अब देखते हैं कि भाई इसको भी समझते हैं कि भाई कैसे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं कि भाई ए वेक्टर, मान लो ए वेक्टर मैंने इधर मान लिया, ठीक है, x डायरेक्शन में इधर मैंने क्या मान लिया b वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर बनाया, तो यहाँ से मैंने क्या माना, मान लो o मान लिया, इसे m मान लिया, मान लो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो जिसे मैंने क्या मान लिया OL मान लिया। ठीक है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बने तो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो मैं यहाँ से आपको पूछूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने ये डिफाइन करना है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, मैं यहाँ से क्या निकालूंगा cos थीटा की क्या निकालूंगा वैल्यू निकालूंगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OM क्या हो गया L
इसमें cos थीटा की वैल्यू बताओ कि भाई cos थीटा कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सर cos थीटा। आसान ही तो है, cos थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस का काम कौन कर रहा है सर, ये। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या है, OL के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या होएगा सर, OL हो जाएगा, और बेस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, OM। तो फिर OL जो होगा वो किसके बराबर सर, OM इंटू क्या होगा, cos थीटा। तो इसको वेक्टर की टर्म में लिखे ना, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। जब भी थीटा निकालते हैं, cos थीटा निकालते हैं, वो हमेशा एक वैल्यू आती है। अगर वैल्यू आती है तो सर इसका भी मैग्नीट्यूड लिखना है, इसका भी मैग्नीट्यूड। तो सर OL का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब OL वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सर मतलब जो वेक्टर होता है, वेक्टर की जो लेंथ होती है वही उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो सिंपल सी बात है सर, वेक्टर की लेंथ कैसे लिखेंगे, A लिखेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, OL जो हो गया वो क्या हो गया आपका, है ना, A हो गया। OM क्या हो गया सर, आपका क्या हो गया, B cos थीटा हो गया। तो चलो रहने दो, इसको ऐसे लिख देते हैं कि भाई मान लो A, OL को OL ही रहने देते हैं, OL क्या हो गया, B क्या हो गया आपका cos थीटा हो गया ना, बेस ना साथ में क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल सी बात है सर, OM जो cos थीटा मतलब B cos थीटा जो आया वो किसके बराबर आया, OL के क्या आया, आपके बराबर आया। ठीक है, तो ये बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे। ठीक है, तो अब मान लो अगर मैं पूछूं ये B cos थीटा क्या है, तो सर B cos थीटा हमने पढ़ा तो था कि भाई B cos थीटा एक्चुअल में क्या होता है, इसका कंपोनेंट नहीं होता, इसका कंपोनेंट ही तो होता है। B cos थीटा क्या होता है, इसका कंपोनेंट होता है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होता है सर, कंपोनेंट होता है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्या होगा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, मान लो क्या होगा, बी वेक्टर अलोंग क्या होगा, किसकी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है। तो इसका cos थीटा कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में आया ना, b cos थीटा इसी डायरेक्शन में तो होता है। तो सिंपल सी बात है सर, b cos थीटा इसी डायरेक्शन में आया, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग क्या होगा, a वेक्टर होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि भाई डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से, a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो गया। तो सर मेरे को पता है कि यहाँ पर a आया और b क्या आया, cos थीटा। तो ये सिंपल सेम टू सेम यही तो बना, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्या बना, b वेक्टर अलोंग क्या बना, a वेक्टर बना। तो ये क्या है सर, तो ये आपका a है, a का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा आपका, a वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखें, तो इसका मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, a वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो इसका मतलब क्या सर, इसका जो कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, a वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ क्या होगा, बी वेक्टर अलोंग क्या होगा, डायरेक्शन, है ना, अलोंग डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, ए क्या होगा, वेक्टर होगा। तो एक्चुअल में ये मतलब होता है आपका डॉट प्रोडक्ट का। क्या मतलब सर, एक बार फिर से समझा देना। ये तो यहाँ से तो समझ आ गया कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। ये क्या आया, मतलब इस वेक्टर का कंपोनेंट आया किस डायरेक्शन में। आप जब कंपोनेंट पढ़ाया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालते थे, तो जिसके साथ ये थीटा बनाता है उधर इसका कौन सा कंपोनेंट होता था सर, cos थीटा। तो इसका मतलब इस तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट, b cos थीटा। तो सिंपल सी बात है, b cos थीटा किसकी डायरेक्शन में है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, b cos थीटा को मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, a वेक्टर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक वेक्टर की प्रोडक्ट, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो और उसके साथ किसको मल्टीप्लाई कराओ, सिंपल मैथ्स के अकॉर्डिंग किसको मल्टीप्लाई कराओ, जो दूसरा वेक्टर है उसका cos थीटा जो कंपोनेंट होगा, उसका cos थीटा जो कंपोनेंट होगा उसे उस वेक्टर के साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। उसे ही हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये फील भी आपको कहा रहा होगा कि भाई ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कराओ और b cos थीटा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर, उसे मल्टीप्लाई कराओ, उसे ही हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर होगी। इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या कहते हैं, डॉट क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर की, तो वो भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल
मतलब एक तो मैंने आपको सिंपल न्यूमेरिकल तो करा दिए, जब आपको थोड़ा बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब एक वीडियो में इसके बढ़िया न्यूमेरिकल की भी बनाऊंगा जिसमें मान लो आपको प्रॉपर्टी का समझ होना क्या है जरूरी है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी क्लियर हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं जल्दी जल्दी, फिर वीडियो को क्या करते हैं खत्म करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज भी बार बार क्या होती हैं यूज होती हैं जब आप क्या करोगे न्यूमेरिकल्स करोगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा, मान लो डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है तो वो समझते हैं। तो सर पहली प्रॉपर्टी क्या है डॉट प्रोडक्ट की, कॉम्यूटेटिव है ना, पहली डॉट प्रोडक्ट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। मान लो कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करती है, ओबे करती है। तो क्या होता है सर कॉम्यूटेटिव लॉ, तो ये याद रखना है कि भाई डॉट प्रोडक्ट हमेशा इसे ओबे करती है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, ये दोनों आंसर क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। तो आपको समझ भी आ रहा होगा। तो सर ये एक्चुअल में एक मैग्नीट्यूड है, अगर मान लो 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे या 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे आंसर तो 12 ही आएगा। इसका आंसर भी 12, इसका आंसर भी 12, तो ये भी तो एक एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ही है। तो मैग्नीट्यूड का आंसर 12 आया। अगर ए वेक्टर 3 हो, 3 मैग्नीट्यूड हो, 4 हो, तो सिंपल सी बात है 12। अगर मान लो उल्टा करोगे 4 इंटू 3 तब भी 12 ही आएगा। तो इसे ही हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि भाई अगर ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो आंसर हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की। दूसरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with itself is square of that vector is equal to, है ना, is equal to क्या होगा, equal to square of क्या होगा, square of दैट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपकी क्या है दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब भी एक सेम वेक्टर को एक सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होता है एक्चुअल में उसका जो आंसर होता है मैग्नीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से मतलब लिख के बताओ। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जब सेम वेक्टर को देखो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, मतलब सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएं तो सर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और साथ में क्या होगा cos थीटा। तो थीटा क्या होगा, सेम वेक्टर जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो cos थीटा 0 डिग्री। तो सर इसे a लिख सकते हैं, a इंटू ए कितना हो गया a स्क्वायर, तो cos 0 कितना होता है 1। तो यही बोल रहे हैं। तो जब भी कभी आपको सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट दिखाई दे रही हो आप उसकी जगह पर a स्क्वायर मतलब उस वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम वेक्टर की किसके बराबर होती है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो सर ये भी मेरे को बात क्लियर हो गई। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी थी डॉट प्रोडक्ट की, जो मान लो हम बढ़िया क्वेश्चन में क्या करते हैं यूज करते हैं डायरेक्टली बार बार मतलब सिंप्लीफिकेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, तो सर दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ आ गई। उसके बाद तीसरी लिखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। ठीक है, तो मतलब क्या कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे उसकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो सर क्या बोल रहे हो, जैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब सर थीटा कितना होगा 90 डिग्री। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम करें तो मेरे को पता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो सर cos 90 आपने बताया तो है 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नीट या जेईई वगैरह में भी पूछे जाते हैं या सिंपल क्लास 11 में पूछे जाते हैं कि भाई शो करो कि दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या आता है क्वेश्चन, शो दैट द टू वेक्टर आर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे कब होंगे, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। तो चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। हेलो लिखो, शो दैट, हेलो इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। तो लिख लो जल्दी जल्दी, 2i कैप माइनस j कैप प्लस क्या होगा 2k कैप, और b वेक्टर आपको दिया है मान लो 2i कैप प्लस 2j कैप दिया है माइनस क्या दिया है k कैप परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो मान लो ऐसे क्वेश्चन आता है या कई और टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, मान लो वो अगली वीडियो में करेंगे, ये तो आसान ही है, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, शो दैट दिस वेक्टर
एंड दिस वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मेरे को पता सर कि दो वेक्टर जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, अभी आपने बताया करके कि दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो सिंपल सी बात है सर, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अगर नहीं आई तो इसका मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अभी हमने सीखी है पीछे कि भाई कैसे करते हैं, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब 2 2 जा 4 हो गया, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे 2 -2 हो गया, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे मतलब +2, तो -1 इंटू +2 -2, तो देखो -4 माइनस माइनस प्लस -4 हो गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, जब भी कभी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0, उसके मान लो जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई दो वेक्टर जब भी कभी मान लो परपेंडिकुलर होते हैं उसकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि शो करो कि दो वेक्टर क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली शो क्या करना है, उसकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 क्या करनी है, शो करनी है। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर होगी कि भाई कैसे इस प्रॉपर्टी के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। उसके बाद मान लो कि भाई सर परपेंडिकुलर वाला केस है, तो चलो पैरेलल वाला भी कर लेते हैं और एक एंटी पैरेलल वाला भी कर लेते हैं, कई बार वो भी केस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एज इट इज आपके दिमाग में होना चाहिए। चौथा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर। ठीक है, 2 पैरेलल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, 2 पैरेलल क्या होगा, वेक्टर होगा। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है सर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब दोनों के बीच थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो मान लो दो वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos 0, तो सर cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल सी बात है सर, a इंटू क्या आया, b आया। तो ये अगर मैं आपको पूछूं कि भाई cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो आपका आंसर होगा सर 1 होती है। cos थीटा दो वैल्यू के बीच ही हमेशा रहता है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो ध्यान से देखो कि cos 0 की वैल्यू मतलब कितनी आती है, 1, तो इसका मतलब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम है तो ये दोनों तो आगे ही एक वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या आया, ए बी आया, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पर डिपेंड करता है कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। कैसे? क्योंकि अगर मान लो a की वैल्यू आप 3 ले लो, b की वैल्यू आप 4 ले लो, 3 जो के 12 ही होगा। बाकी इस थीटा पर तो डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू आंसर मान लो कम आएगा या बड़ा आएगा। तो इसका आंसर सबसे बड़ा कब आएगा, जब a मतलब 3 हो और b क्या हो, 4 हो। तो इसका आंसर सबसे बड़ा कब आएगा, जब थीटा सर कितना होना चाहिए, मतलब cos थीटा कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, cos 0 पर वो 1 होता है, मैक्सिमम होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो सिंपल सी बात है सर, याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, मैक्सिमम। तो ऐसे ही मैंने आपको एडिशन में भी समझाया था कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनकी वेक्टर एडिशन भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मतलब उन दोनों का प्लस क्या आता है, मैक्सिमम आता है। तो जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते थे उनकी एडिशन का रिजल्ट क्या आता था, मिनिमम आता था। ऐसे इसमें होता है कि दो वेक्टर जब क्या होंगे, मान लो पैरेलल होंगे, देखो थीटा 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी आपकी, मैक्सिमम आएगी। दिमाग में रखना, एडिशन में भी वो मैक्सिमम आती है और डॉट प्रोडक्ट में भी वो क्या आती है, मैक्सिमम आती है। तो तीसरा, पांचवी प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब उनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, तो वो लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सर फिर से किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल का मतलब होता है ना कि एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर। तो जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, इनके बीच थीटा कितना होता है सर, 180 डिग्री क्या होता है, थीटा होता है ना। दो उल्टी डायरेक्शन में दो चीजें हो, उनके बीच एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है। तो सर 180 की वैल्यू कितनी होती है, जो cos 0 पर होता है उसका माइनस 180 पर होता है। तो cos 0 पर 1 होता है, तो 180 पर -1 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, -AB आएगा ना, -1 आ गया। इसकी जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB
मान लो -1 तो -1 मल्टीप्लाई हो गया ये। तो सर मेरे को पता है कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है ना, मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। तो सिंपल सी बात है, इस पर ही तो डिपेंड करता है ये मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। देखो इसकी वैल्यू आपने कितनी मानी थी, ए की मानी थी 3, बी की मानी थी 4, आंसर 12 आया, बट इसकी वैल्यू क्या आई, मिनिमम। तो सिंपल सी बात है आंसर भी क्या आया, मिनिमम। तो सर मिनिमम कब होता है, जब आपका क्या होगा, दोनों एंटी पैरेलल हो गए। तो याद होगा आपको, मैंने आपको वेक्टर एडिशन में भी पढ़ाया था कि जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब उनकी वेक्टर एडिशन मिनिमम होती है। जब मान लो सेम टू सेम डॉट प्रोडक्ट में भी है, जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे वो मैक्सिमम होगी, उसकी डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी कि ये आपकी अगली प्रॉपर्टी थी। एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि भाई डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो क्या मतलब सर इसका, ये भी समझा दो। मान लो आगे लिखो, डॉट प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा कि भाई डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो क्या होती है सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे मान लो आपको ये दिया हो, ठीक है, तो मान लो बी वेक्टर प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस सी वेक्टर हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों चीजें क्या होती हैं, सेम वेक्टर सेम ही होती हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हो, सी वेक्टर। इसका जो रिजल्ट आएगा तो और इसका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती है। मैथ्स के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये भी याद रखना है, इसका जो आंसर आएगा ना, इन दोनों को प्लस माइनस करके इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके उन दोनों की प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बराबर। तो इसीलिए इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती है। ठीक है, तो एक लास्ट लिख लो कि भाई ए वेक्टर अगर ऐसे हो, ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर हो, तो सर लैम्डा का मतलब यहाँ पर क्या है, लैम्डा एक क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब 2 3 4 5 6 कुछ ऐसी वैल्यू हो। तो जब भी कभी आपको ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा बाहर लिख सकते हो। तो मान लो इसको मतलब इसके बराबर भी होता है ना, इधर लिख लो, मान लो ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, और बाहर क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या आएगा, सेम। इसे डॉट प्रोडक्ट की क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। आप इसे खुद भी प्रूव कर सकते हो। आप ए वेक्टर मानो, बी वेक्टर मानो, और यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लो, और इसमें जब मान लो इनकी डॉट प्रोडक्ट करके देखो, फिर उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो, मान लो जो भी कांस्टेंट आपने माना है, और यहाँ फिर आप ए वेक्टर डॉट मान लो पहले उस कांस्टेंट को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट करो, ये दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें क्या होती हैं, यूज होती हैं। जब आप बढ़िया न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है, तो बढ़िया न्यूमेरिकल में ये सभी चीजें यूज होंगी। तो इसीलिए ये पता होना आपको जरूरी है कि डॉट प्रोडक्ट कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ठीक है, तो मैंने मान लो आपको हर एक चीज मान लो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता दी है। अब आपने अगर ये वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो आपका कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट का इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।